पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने लास्ट सेक्शन जो पढ़ा था ATGGC पढ़ा था, अभी हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रिडक्शन ऑफ ऑन इनकम बेसिस। अब ये जो रिडक्शन है ये इनकम बेसिस के ऊपर है। ये सारी रिडक्शन किस बेसिस पे है? इनकम बेसिस के ऊपर। मतलब अभी तक आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर पेमेंट करना पड़ रहा था तो आपको रिडक्शन मिल रही थी, पर अब पेमेंट का सीन नहीं है, अब किसका सीन है? इनकम का सीन है। ठीक है, मतलब आपकी GTI के अंदर अगर इनमें से इनकम इंक्लूड है तो रिडक्शन मिलेगी, वरना कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर? चलिए सबसे पहले आइए सर ATJJA क्या कहता है? ATJJA कहता है कि अगर आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कलेक्शन करते हैं, ठीक है, आप कलेक्शन करके उनकी प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करके उससे कुछ ना कुछ बनाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, सर क्या बनाएंगे उससे? या उससे पावर बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, पेस्टिसाइड बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बनाने की है। देखिए मैं पढ़ा देता हूं आपको। पावर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और बायोगैस और मार्केट पैलेट्स, फ्यूल। ठीक है, ये सब चीजें। अब इनका मतलब क्या है कि कुछ भी, आप तो ये मान लो कुछ भी बना रहे हैं आप बायो प्रोडक्ट से, डिग्रेडेबल वेस्ट को यूज करके, कलेक्ट करके, प्रोसेस करके उससे कुछ भी बना रहे हैं। ठीक है, तो उससे होने वाला जो आपकी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को 5 साल के लिए आपको क्या किया गया है? डिडक्टेबल किया गया है। मतलब आप पहले 5 साल जो भी कमाएंगे वो आपके लिए क्या हो जाएंगे? डिडक्टेबल। आगे बात सुनना, छोटा सा सेक्शन है। क्लियर? अजी क्लियर? चलिए आगे आ जाइए, सेक्शन 80JJAA डबल जे डबल ए। ठीक है, JJAA क्या है? इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए ना आए, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर आ सकता है। मतलब इस पे MCQ आ सकता है आपके पास एक तो, या कोई शॉर्ट नोट टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप वैसे इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये क्या कह रहा है सर? ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपने एडिशनल वर्कर हायर किए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन, अगर आपने नए वर्कर को हायर किया है तो ये सेक्शन आपके लिए है। अब सर ये नए वर्कर क्या होते हैं, इसको बहुत समझना जरूरी है, तो सुनिए ध्यान से। देखिए अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है तो नया वर्कर किसे कहा गया है या एडिशनल वर्कर किसे कहा गया है, वो सुनिए आप। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर compared to last day of previous year। ठीक है, क्या मतलब है इसका? सुनिए, मान लीजिए 31 मार्च 2020 को आपके पास में 100 वर्कर थे। ठीक है, 31 मार्च 2020 को कितने वर्कर थे आपके पास? 100 वर्कर थे। प्रीवियस ईयर 2021 के दौरान इनमें से 20 वर्कर लेफ्ट हो गए, 20 वर्कर लेफ्ट हो गए, और 35 वर्कर को आपने क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया नया। ठीक है, तो इस साल के एंड में कितने वर्कर है आपके पास? बताइए, इस साल के एंड में कितने वर्कर है आपके पास? 115 है सर। ठीक है, ओके। अब सवाल ये है
कि इस केस के अंदर एडिशनल वर्कर किसे कहा जाएगा, 15 वर्कर या 35 वर्कर? बताइए, आपको बोला गया सर एडिशनल वर्कर कितने हैं, तो आप कितने बताएंगे, 15 या 35? यस, 15 वर्कर को आप एडिशनल कहेंगे। ठीक है, एडिशनल वर्कर इज 15, इस केस में एडिशनल वर्कर 15 है सर, राइट। दूसरी बात सुनिए, ठीक है, दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात सर यहाँ पे ये कही गई कि मान लीजिए आपका न्यू सेटअप है, तो पहले साल जो वर्कर होंगे क्या वो सारे ही नए होंगे? ऑल वर्कर इन फर्स्ट ईयर जो भी वर्कर होंगे सारे ही नए। तो बेसिकली ये सेक्शन क्यों बनाया गया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, कि भाई आप लोगों को नौकरियां दो, आप लोगों को नौकरियां दो, हम आपको एडिशनल छूट देंगे। ठीक है, अब सुनिए, अब सर ये जो एडिशनल वर्कर है 15, इनको जो पेमेंट होगा, ठीक है, पेमेंट क्या होगा सर, वेजेज या सैलरी? ठीक है, इनको जो पेमेंट होगा, क्या ये पेमेंट ऑलरेडी बीएनपी में आ चुका होगा, पीएनडल में? बताइए, सब कोई वैसे तो हम जिसको भी सैलरी देते हैं, जिसको भी वेजेस देते हैं, सारा ही पीएनडल में आ जाता है। ठीक है, तो क्या ये सारा पेमेंट ऑलरेडी पीएनडल में आ चुका होगा, चाहे वो इन 15 की बात करें चाहे पूरे 115 की बात करें, आ चुका है ना? हाँ सर, ये तो आ चुका है। अब तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फायदा क्या है, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फायदा ये है कि इन 15 लोगों को, एडिशनल लोगों को आपने जितना पेमेंट किया है उसका 30% ऑफ, ऐसे लिखा जाता है, 30% ऑफ एडिशनल वेजेस और सैलरी, जितना इनको आपने पेमेंट किया उसका 30% और आप क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन में। आई बात समझ में? जो ओरिजिनल दिया होगा वो तो बीएनपी में डाल चुके होंगे आप एज ए एक्सपेंसेस, 30% और क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे। बोलिए, बात समझ में आई? बोलिए, बात समझ में आई क्या? आपको प्रमोट कर रहे हैं हम, किस बात के लिए प्रमोट कर रहे हैं, कि आप और वर्कर को हायर करो, लोगों को नौकरियां दो, रोजगार दो। ठीक है, ओके। अब मन में एक सवाल आता है, ठीक है, पहले मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा पॉसिबल है क्या, कि सर जैसे ऐसा कहा गया तो मैंने क्या स्कीम लगाई, मेरे पास पिछले साल 100 वर्कर थे, ठीक है, 20 छोड़ के चले गए। अब मैंने क्या किया, 31 मार्च को, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर 31 मार्च को मैंने क्या किया सर, मैंने 31 मार्च को 100 वर्कर हायर कर लिए, ताकि मुझे एक्स्ट्रा छूट मिल जाए। मैं करूंगा तो हायर इनको, और उसका सॉल्यूशन अलग ढंग से शो करूंगा। ठीक है, बताइए, तो क्या चलेगा, ये मैनिपुलेशन हो सकता है, इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे वर्कर की डेफिनेशन डिफाइन की गई, बोला भाई ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, एक दिन आप रख लोगे और नाम कर दोगे कि हमने एडिशनल रखा है, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, एक सेकेंड, किसी ने गैलेक्सी के नाम से ज्वाइन किया है, भैया अपने नाम से ज्वाइन कर लो। किसी ने गैलेक्सी के नाम से ज्वाइन किया है, वो अपने नाम से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे सर वर्कर की डेफिनेशन दी गई कि वर्कर कौन होता है। माइक ऑन कर लो शुभम, माइक ऑफ कर लो बेटा, अभी जरूरत नहीं है ना उनकी, जब तक जरूरत ना हो ऑन ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे सर वर्कर की डेफिनेशन दी, अब हम उस पर चलने वाले। ओके, चलें। यहाँ सैलरी में क्या इंक्लूड है,
जो उनको देंगे वेजेस या सैलरी जो भी उनको देंगे वो है, जो भी उनको पे करेंगे वो आ जाएगा सब। ओके आइए। अब यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए। एडिशनल, हाँ एडिशनल वर्कर को जो वेजेस दिया उसका 30%, एडिशनल वर्कर को जो पेमेंट किया है उसका 30%। ओके यस ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्कर डज नॉट इंक्लूड, वर्कर में शामिल नहीं है। किसको वर्कर नहीं माना यहाँ पे? जिसकी सैलरी 25,000 रुपए महीने से ज्यादा है उसको वर्कर माना ही नहीं है भैया, वो तो फिर क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आ गया, उसको वर्कर की डेफिनेशन में इन्होंने यहाँ नहीं लिया, मतलब वो लोग यहाँ इस स्कीम में नहीं। समझ गए? कहने का मतलब ये चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को नौकरियां दो जिनके पास नौकरी नहीं है या जिनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, 25,000 से ऊपर वाले तो सारे क्या हो गए, बढ़िया एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में आ गए ना। तो उनको नौकरी नहीं दिलवाने का पर्पज, हमारा पर्पज है छोटे लोगों को नौकरी दिलवाने का। तो इसलिए जिसकी भी सैलरी 25,000 से ज्यादा होगी उसे हम यहाँ पे वर्कर की डेफिनेशन में नहीं ले। समझ गए? दूसरा, एम्प्लॉय फॉर होम entire contribution is paid by the government under the EPS, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट जिसका, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट जिसके भी आप पे कंट्रीब्यूशन कर रही हो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है ना, इनमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस याद कर लेना, एग्जाम में लिखा होगा कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है तो फिर आप उसको वर्कर से हटा दें, इतना ही। मेन जो फंडा है वो दो ही कंडीशन का है, एक ये वाली कंडीशन और एक ये तीसरे वाली कंडीशन, इन दो पे ज्यादा फोकस रखो, मेन काम की बात ये दो, एग्जामिनर भी इन दो पे ही क्वेश्चन बनाता है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर ए पीरियड लेस देन 240 डेज, अगर किसी ने 240 दिन से कम काम किया है तो उसे भी हम वर्कर नहीं मान रहे। जैसे कुछ कैजुअल वर्कर होते हैं, नाम सुना आपने कैजुअल वर्कर, सुना है क्या? यस, कैजुअल वर्कर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो तो कुछ टाइम के लिए होते हैं, हाँ जो परमानेंट नहीं होते, तो उनको यहाँ नहीं लिया क्योंकि वो 240 दिन के लिए होते ही नहीं। 240 दिन से ज्यादा अगर अपन किसी को रखेंगे तो वो तो परमानेंट ही हो जाएगा। समझ गए? तो इसलिए ये क्या बोला कि 240 दिन, कौन है ये गैलेक्सी के नाम से, एक सेकेंड ना, कोई भी अननोन नाम से लॉगिन करे तो पहले मुझे बता दे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अगर आपने 240 दिन से कम काम करने वाले एम्प्लॉय को रखा है, मतलब 240 दिन से कम के लिए रखा है, तो वो वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब लास्ट ईयर इसमें एक चेंज किया गया, लास्ट ईयर इसमें चेंज किया गया एक, कि जो लोग अपैरल्स में, लेदर में, ये देख लेना, अपैरल्स में, फुटवियर में और लेदर में काम करते हैं उनके लिए 240 दिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए 150 डेज की ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उनके लिए 240 की जगह 150 डेज से रिप्लेस किया गया है। अब एमसीक्यू में ये पॉइंट आ सकता है कि 80 जेजेडब्ल्यू में आने के लिए कितने दिन काम करना जरूरी है। ठीक है, तो 240 और मोर और 150 और मोर, ये आपको ध्यान, राइट? ठीक है, दूसरा, ठीक है, फोर्थ कंडीशन, एम्प्लॉय हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो यहाँ नहीं आएंगे, जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो यहाँ
नहीं आएंगे। ओके सर, इन केस ऑफ स्टार्टअप लेस देन 240 डेज चलेगा। अगर उसको काम करते हुए ही नहीं हुआ है, जैसे मान लीजिए सेटअप ही नया अब स्टार्ट हुआ है, नया सेटअप की बात कर रहे हो आप? हाँ नहीं, वो तो अगर डेज ही नहीं हुआ है तो आपने जब से हायर किया, मान लो 180 दिन ही आपके प्रीवियस ईयर में थे और आपने 180 दिन ही उसको हायर कर रखा है तो चलेगा, फिर चलेगा, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। डिडक्शन 30%। सर इन एडिशनल वर्कर को आपने जितना पेमेंट किया होगा, जितनी इंप्लॉय कॉस्ट आई होगी, उसका 30% यहाँ पे लेना है। बोलो जी, इज दैट क्लियर? ध्यान सर में एक ध्यान, क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो। सर जैसे ये एडिशनल वर्कर हायर करा, आपने एग्जांपल दिया था ना अभी, जैसे 35 वर्कर्स हायर किए उसने इस ईयर में, हम्म हम्म लेकिन हमारे पास हम तो एडिशनल 15 ही काउंट करेंगे। हम्म लेकिन वो 35 ऐसे वर्कर्स है कि कुछ को वेजेस ज्यादा मिलती है, कुछ को कम मिलती है, तो हम्म फिर हम लोग जो एडिशनल जो ले रहे हैं कॉस्ट, वो कितनी होगी? वो कैसे लेंगे 15 वर्कर्स की? वो कौन सी कॉस्ट लेंगे, ज्यादा वाली कम वाली, कैसे होगा वो? ठीक है, वो वर्कर ही नहीं है ना, आप उसको फिर अपॉइंटमेंट में ले क्यों रहे हो? नहीं सर, 25,000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छा, जैसे वो हम आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, आप अपने बेनिफिट के लिए ले लो। समझ गया मैं आपकी बात। मतलब आप कह रहे हैं कि वर्कर की डेफिनेशन में तो है, पर उनकी हाँ, सैलरी ज्यादा कम ज्यादा है, तो आप अपनी सहूलियत से जो भी ज्यादा वाले वो ले लो। ओके। हाँ, वो आप अपना बेनिफिट देखेंगे, आप एडिशनल उनको शो करिए जिनकी सैलरी ज्यादा है। सर ये जो आपने प्रीवियस ईयर बताया नंबर ऑफ वर्कर, ये क्या ईयर एंड डेट पे देखा जाएगा? ईयर एंड पे, बिल्कुल ईयर एंड पे देखा। तो सर जो सीजनल बिजनेस होता है ना सर, सीजनल, हम्म ठीक है सर, जैसे 31 मार्च को ईयर एंड होता है फाइनेंशियल ईयर, मान लो हम्म सीजनल बिजनेस का दिसंबर तक रहता है, दिसंबर के बाद वो निकाल देता है एम्प्लॉयज को, ठीक है सर। तो निकाल दिया काफी एम्प्लॉयज को, तो मंथ ईयर एंड में तो बहुत कम एम्प्लॉयज हुए, फिर देखो उसने बीच में फिर हायर कर लिए, हम्म, तो ये देखो सीजनल बिजनेस के लिए ये देखो मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल। और वैसे भी सीजनल बेसिस में 240 दिन काम कहाँ होता है? ऐसी कौन सी सीजन है जो 240 दिन की होती है? तो वो तो वहीं खत्म हो जाएगा ना किस सही। ठीक है सर। 240 डे की सीजन नहीं होती ना, वो तो उन्होंने वो सोच के ही डिसाइड किया होगा। ओके, चले आगे, आगे आ जाइए सर। 80 क्यूबी किसको याद है? कोई पुराना बता सकता है पढ़ा हुआ? क्यूबी, अब बोलो, तो बता सकता है 80 क्यूबी किसका है, क्या है? सर रॉयल्टी ऑन बुक्स सर रॉयल्टी वाला है इसमें। 15% ऑन एमआरपी मिलता है मैक्सिमम, और 3 लाख रुपए जैसे जो राइटर्स होते हैं उनको। और इसकी जो इनकम है वो अदर सोर्स में अदर सोर्स में जाती है। वेरी गुड, ओके। सुनिए भाई, सही बोल रहे हैं। 80 क्यूक्यूबी और 80 आरआरबी दोनों ही रॉयल्टी से रिलेटेड पॉइंट हैं। क्यूक्यूबी किसके लिए? बुक्स के लिए, और रॉयल्टी वो पेटेंट के लिए। आरआरबी, क्यूक्यूबी की बात कर लेते हैं सर। सबसे पहले इसमें जो मेन मुद्दा है वो ये है, ये याद रखना, ये वाला याद रखना, ठीक है, कि ये रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलती है, पहली बात। बुक्स में मिलती है, दूसरी बात मैक्सिमम 3 लाख मिलती है, ये तो है ही। ये 15% वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ये 15% वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्या है ये 15% वाला पॉइंट? ये सुन लीजिए। हम एक बुक के ऑथर हैं, ठीक है, हम एक बुक के ऑथर हैं। मान लीजिए मैं एक बुक का ऑथर हूं और वो बुक मेरी मार्केट में बिकती है। मैं उसको पब्लिश नहीं करता, मैंने किसी को दे रखा है कि भैया आप पब्लिश करो और बेचो। इसमें जो भी पैसा आएगा, ठीक है, इससे जो भी पैसा आएगा उस पर आप मुझे रॉयल्टी दे देना। रॉयल्टी आप अच्छे से समझते हैं क्या होते हैं। अब मुझे जो रॉयल्टी मिलेगी वो मेरी अदर सोर्स की इनकम होगी और मैं उसे अदर सोर्स में डाल दूंगा, ठीक है। अब बात आती है सर ये एग्जाम्पशन कैसे? तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता है। एमआरपी ले लीजिए बुक की, कितनी ले? 150 ले लूं, ठीक है। रॉयल्टी ले लेते हैं सर 20%। रॉयल्टी कितनी ले लेते हैं? 20%। और नंबर ऑफ कॉपीज कितनी बिकी? मान लेते हैं 2000।
बताओ कितनी होगी रॉयल्टी? रॉयल्टी कितनी होगी? 60,000। 60,000? अच्छा, 60,000 ही हो रहे हैं क्या? सब बढ़ा दो, चलो 20,000 कर दो। ओपी को 20,000 कर दो, 2,000 की जगह 6 लाख हो गया। यस सर। ये 6 लाख रुपए सबसे पहले चले गए आपके अदर सोर्स की इनकम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप डिडक्शन लेने आए 80 क्यूक्यूबी के अंदर, उसने आपसे पूछा एक्चुअल अमाउंट कितना है। अब एक्चुअल अमाउंट आप 15% ही बता सकते हैं, यहाँ पे 15% ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो आप 150 का 15% करें पहले। बताइए, 150 का 15% करिए और उसका 20,000 कॉपी के हिसाब से रॉयल्टी निकाल के दीजिए। 4.5 लाख। 4.5, तो ये आ गई सर 4.5 लाख, और 3 लाख तो ऑलरेडी है ही मैक्सिमम, विच एवर इज लेस 3 लाख। तो आपको कितने की डिडक्शन मिल जाएगी? 3 लाख के अंदर। क्लियर है? ठीक है, चलो एक चीज और देख लो। सर ये 10,000 कॉपी होती तो क्या होता? 10,000 कॉपी होती तो इनकम में कितनी जुड़ती है आपकी? बताइए। 3 लाख। सर 3 लाख जुड़ जाते हैं। यहाँ पे कितने लिखते हैं हम? 2,25,000, राइट। और यहाँ पे 3 लाख, विच एवर इज लेस 2,25,000 जुड़ जाते हैं। मिली कितनी? 3 लाख, पर डिडक्शन कितनी? 2,25,000। तो समझ गए एमआरपी का क्या रोल है यहाँ पे? यस। अब आइए सर कि अगर मान लीजिए हमारा फॉरेन पब्लिशर है, इंडिया का पब्लिशर नहीं है, फॉरेन पब्लिशर है, ठीक है, और हमें जो रॉयल्टी मिलती है वो वहां मिलती है, किसमें? फॉरेन एक्सचेंज, मतलब डॉलर वॉलर जो भी रेट है उसमें मिलती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस रॉयल्टी को इंडिया में लेके आना पड़ेगा। उस रॉयल्टी को इंडिया में लेके आना पड़ेगा, मतलब हमने कमाया, वहां हमें मिला और हमने वहीं किसी अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया सपोज, ठीक है, लंदन में मिला और लंदन के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया हमने, तो हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी, हमें उस पैसे को इंडिया में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, इन केस ऑफ रॉयल्टी अराइजिंग इन फॉरेन कंट्री दैट शुड बी ब्रॉट इन इंडिया इन फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, अदरवाइज डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड। समझ गए? तो इसको थोड़ा सा और मैं बता देता हूं एक एग्जांपल की सहायता से। सेम एग्जांपल वही वाला ले रहे हैं, ठीक है। एमआरपी हमारी थी 150, रॉयल्टी थी कितनी? 20%। ओके, और नंबर ऑफ कॉपी थी 10,000। तो आपकी जो 3 लाख की रॉयल्टी है, ठीक है, आप इंडिया में कितने लेके आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। इंडिया में अगर आप नहीं लेके आए तो डिडक्शन मिलेगी नहीं, और कम लेके आए, मान लीजिए आप कहते हैं 2 लाख ही लेके आए, तो 2 लाख की ही डिडक्शन मिलेगी। समझ गए? मतलब मैं चाहूं तो यहाँ पे एक पॉइंट एडिशनल लिख सकता हूं, ब्रॉट टू इंडिया, ठीक है, और फिर कहूंगा विच एवर इज लेस, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि जितना इंडिया में आएगा उतना ही डिडक्टेबल होगा। अगली बात समझ में? तो एक्चुअल में से आप जितना इंडिया में लेके आओगे उतना ही डिडक्टेबल होगा, उतने की ही डिडक्शन। समझ गए? क्योंकि अगर आप कहीं ऐसा पढ़ लो कि इंडिया में लाना जरूरी है, सिर्फ इतना पढ़ लो, तो अधूरा ज्ञान हो जाएगा कि सर कम लाए तो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो जितना लाया उतना एलिजिबल है, ऐसा पढ़ लीजिए। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को?
जी ऑडियो आ रहा है क्या, वो बता देना। अरे बताइए, कोई डाउट वहां तक? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलिए आगे आइए सर। सेक्शन 20, सॉरी केस नंबर 20। सेक्शन है 80 आरआरबी, सेक्शन है 80 आरआरबी जो कि रॉयल्टी ऑन पेटेंट की बात करता है। सेम वही कंसेप्ट है जो अभी हमने पढ़ा, बस एमआरपी का किस्सा खत्म। क्यों? क्योंकि पेटेंट में एमआरपी का रोल ही नहीं है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी, यस, जितनी सर रॉयल्टी पेटेंट पे मिली है वो आ जाएगी, पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड हो जाएगी और बाद में डिडक्शन मिल जाएगी। जितना अमाउंट रॉयल्टी का है वो या 3 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम हो उतनी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। फॉरेन से अगर रॉयल्टी मिल रही है तो सेम चीज 6 महीने में उस रॉयल्टी को आपको इंडिया में लाना है, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी, और जितना ले आते हैं उतनी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? छोटे छोटे सेक्शंस है, इनमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। डाउट हो तो पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। बोलिए भी, नहीं है? चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 80 टीटीए। 80 टीटीए की जरूरत आपको तभी पड़ेगी जब इंडिविजुअल और एचयूएफ का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलती है। ठीक है, अब इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन लिखा है, सीनियर सिटीजन को नहीं मिलता है 80 टीटीए। ठीक है, क्यों नहीं मिलता बता सकता है कोई? 80 टीटीए क्यों नहीं मिलता सीनियर सिटीजन को? पता है किसी को? चलो, 2 लोगों का तो सही जवाब आ गया। और पता है किसी को सीनियर सिटीजन को 80 टीटीए क्यों नहीं मिलता? यस सर, उसके लिए अलग से सेक्शन है। ऐसा नहीं कि फायदा है नहीं, फायदा है, सेक्शन अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिफरेंस है टीटी और टीटीबी में, वो सुनना ध्यान से। पहले ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, इसको हाईलाइट करना है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, चाहे वो बैंक में है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में है, और चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक में है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट चाहे वो कहीं पे भी आपका है, बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है, कोऑपरेटिव बैंक में है, चलेगा। उससे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, अब ये इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा ये पहले कौन से हेड में जाएगा सर? अदर सोर्स में जाएगा। फिर वहां से जितना इंटरेस्ट है या 10,000 रुपए, दोनों में जो भी कम हो उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 12,000 का इंटरेस्ट मिला आपको, तो डिडक्शन कितना होगा बताइए? डिडक्शन कितना होगा? ओके, अच्छा मान लीजिए आपके 4 बैंक में अकाउंट है, आपके पीएनबी में, एसबीआई में, एयू बैंक में और एचडीएफसी, मान लीजिए 4 बैंक में आपके अकाउंट है। किसी में से 2,000, किसी में से 6,000, किसी में 8,000, ऐसे करके टोटल आपको 22,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो ये जो लिमिट है ये कैसे देखेंगे? बैंक वाइज देखेंगे या ओवरऑल देखेंगे? यस, ओवरऑल देखेंगे हम। तो 22,000 रुपए अदर सोर्स में इंक्लूड करेंगे और 10,000 रुपए का डिडक्शन दे देंगे। क्लियर? ठीक, आगे आइए सर, सेक्शन 80 टीटीबी। ये इंडिविजुअल जो कि सीनियर सिटीजन है उनके लिए है, मतलब जो 80 टीटीए में नहीं आया वो यहाँ आया। अब यहाँ पे बहुत फोकस करके देखना कि यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, क्या यहाँ पे कहीं सेविंग वर्ड काम में लिया गया है? बताइए, क्या यहाँ पे कहीं सेविंग वर्ड काम में लिया है? सेविंग अकाउंट नहीं। तो इसका मतलब इस केस में अगर मेरा बैंक में सेविंग अकाउंट है, ठीक है, मेरा बैंक में एफडी अकाउंट है, ठीक है, या मेरा कोई भी डिपॉजिट अकाउंट है,
वो सारे इसमें आ जाएंगे, वो सारे इसमें आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो सीनियर सिटीजन के लिए वो सारे अलाउेबल, एक्चुअल इंटरेस्ट या 50,000 रुपए, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। ओके, एंड लास्ट वन इज डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एसएससी अगर खुद डिसेबल्ड है तो एक सेक्शन पढ़ा था हमने, कौन सा, 80DD, जिसमें था डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, और वहीं हमने बात कर ली थी कि अगर एसएससी खुद डिसेबल्ड है और वो रेजिडेंट है तो उसको 75,000 रुपए, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाती है। लो, यहां तक किसी के कोई डाउट है तो बोलिए। बोलिए, यहां तक किसी के कोई डाउट है तो बोलिए। तो आज के बाद आपको इस चैप्टर में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मुझे नहीं आता। अगर किसी को किसी सेक्शन में दिक्कत है उसको अभी क्लियर करें, उसके एक पॉइंट, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, चाहे जितने क्वेश्चन कर लें, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट में डाउट नहीं रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर अभी भी एक बार आपने इंटर में पढ़ा, फिर आपने इंटर में रिवीजन किया, फिर आपने और पढ़ा, अगर अभी भी उसमें डाउट रह जाता है तो कहीं ना कहीं वो फिर बहुत बड़ी कमी है और वो पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, सेक्शन 80 सेक्शन 80 था डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट। ठीक है, अगर आपने रेंट पे किया है घर के लिए तो उसकी डिडक्शन आपको मिलती थी 80G के अंदर। ठीक है, तो जिसके अंदर क्या बोला जाता था कि जितना रेंट पे किया है वो -10% ऑफ ATI, 25% ऑफ ATI और 5,000 रुपए पर मंथ जो भी कम हो तीनों में। ठीक है, ये डिडक्शन आपको तब नहीं मिलेगी जब आपके पास पहले से कोई मकान हो, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहां पे आपकी फैमिली के पास कोई मकान हो, या आपको HRA मिल रहा हो, ठीक है, या आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये था शुभम का क्वेश्चन। नेवी कह रहे हैं सर 80TTB बता दो। 80TTB में कहा गया कि अगर आप इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है और आपको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मिलता है, अब वो सेविंग बैंक अकाउंट भी हो सकता है, वो FD अकाउंट भी हो सकता है, कोई भी जो बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से और पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो सारा उसमें कवर है, और 50,000 रुपए तक की उसमें आप डिडक्शन ले सकते हैं। और बोलिए, हाँ जी, और बोलिए। और कोई डाउट किसी को? क्वेश्चंस अपन ने ऑलमोस्ट सारे सेक्शन के कर लिए हैं, क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट सारे सेक्शन के कोई ना कोई क्वेश्चन कर लिया है, राइट। इंटर वाले क्वेश्चन आपको करने के लिए बोला हुआ है, उसमें कोई डाउट है तो कर लेना, पूछ लेना। अभी देखता हूं मैं एक क्वेश्चन और अगर मिल जाए तो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, राइट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे बता दीजिएगा। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मिस्टर ए रेजिडेंट है और एज है इनकी 61 ईयर्स। ठीक है, ओके, बिजनेस इनकम है इनकी, बिजनेस इनकम है इनकी 1,35,000 रुपए, बिजनेस इनकम है 1,35,000 रुपए। लॉटरी इनकम है 1,20,000 रुपए। ठीक है, आगे लिखा है ड्यूरिंग द पीरियड ही हैज इंटरेस्ट ऑन FD, इनको मिला है इंटरेस्ट ऑन FD, कितना मिला है 30,000 रुपए, राइट। और PPF में पैसा लगाया इन्होंने 1,50,000 रुपए,
बस टोटल इनकम बतानी है आप, बता सकते हैं? हाँ जी, टोटल इनकम बतानी है आपको, पर्टिकुलर्स आपके सामने है, आपको डिडक्शन दे के टोटल इनकम बतानी है। हम्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटी सी गलती इसमें आप कर सकते हो, पता है? टोटल इनकम, दो मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, 2 मिनट में बता दीजिए आराम से। हाँ जी बताएं, टोटल इनकम कितनी आ रही है? जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो, टोटल इनकम कितनी आ रही है? रिप्लाई कर दो भैया फटाफट, कितनी आ रही है टोटल इनकम, कितना टाइम लोगे? और बोलिए, जल्दी जल्दी सभी अपना रिप्लाई डालेंगे, सभी अपना रिप्लाई कोड करें फटाफट।
रिप्लाई कर दो फटाफट, कितना आंसर आ रहा है। तुषार चेंज कर रहे हो आंसर? तुषार ने चेंज किया क्या आंसर? चलो और बोलो, बोलो फटाफट, जब भी बोलो वही अपना अपना रिप्लाई फटाफट, इतना टाइम थोड़ी लगता है। निवी ने भी चेंज कर दिया, ओके। और बोलिए फटाफट बोल दीजिए भैया, जो जो आंसर है, क्या इतना क्या वेट कर रहे हो? रोजाना हर क्वेश्चन पे एक एक बंदे का नाम लेके आंसर थोड़ी पूछना पड़ेगा, और कितनी बार समझाना पड़ेगा आपको। जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो, और नहीं करना हो तो लिख दो, सर हम नहीं करेंगे, ऐसे लिख दो। एटलीस्ट ये तो पता चल जाए कि हाँ बात सुन रहे हैं आप। ऐसे लिख दो, नहीं करेंगे सर हम, कोई नहीं। और बोलिए फटाफट, जल्दी जल्दी रिप्लाई। 1 मिनट और वेट करूंगा, रिप्लाई करना है तो कर दीजिए, नहीं करना आपकी इच्छा है भैया, क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। जो रिप्लाई करेगा वो सीखेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं सीखेगा, सिंपल सी बात। चलिए कोई नहीं, सुन लीजिए। अब जानते हैं इसलिए एफर्ट्स करने का मन नहीं करता कि यार बच्चों को 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाएं। ऐसे सोचते हैं कि 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दें, मजा आएगा, बच्चे को भी और बातें और अच्छी अच्छी समझ में आएगी। पर जब ऐसे रिस्पॉन्स आता है ना तो मन ही नहीं करता अलग से करवाने का, छोड़ो, क्या मतलब। जब बच्चे को नहीं पढ़ने से मतलब तो अपन एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों करें? नहीं। चलिए सुनिए अभी, सबसे पहले हम लिखेंगे बिजनेस इनकम 1,35,000 रुपये, ठीक है। दूसरा हम लिख देंगे लॉटरी, अदर सोर्स में ना, अदर सोर्स में लिख दिया लॉटरी, कितना 1,20,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन एफडी लिख दिया अदर सोर्स में 30,000 रुपये। बस इनकम तो इतनी है ना, ठीक है। तो सर जीटीआई आ गई हमारी 1,35,000, 1,20,000, 2,55,000, 2,85,000। देखो 285 आ रही है क्या? हाँ जी 285 आ रही है, यस। अब आइए सर आगे, डिडक्शन। डिडक्शन में सर हमें दे रखा है क्या, किस बात की डिडक्शन मिलेगी हमें? तो सर पहले तो पीपीएफ की मिलती है। पीपीएफ की कौन से सेक्शन में मिलती है सर? 80C में मिलती है पीपीएफ। कितनी? 1.5 लाख रुपए, ठीक है। मैं इसको इनर कॉलम में लिखूंगा, ठीक है। मैं इसको इनर कॉलम में लिखूंगा। 80C में पीपीएफ मिलेगा सर 1.5 लाख, राइट। और इंटरेस्ट ऑन एफडी ये भी तो मिलेगा 80TTB में, एफडी मिलेगा सर कितना, 30,000 रुपए का। तो टोटल 1,80,000 की क्या मिलनी है, डिडक्शन मिलती है। बट हमारी इनकम में स्पेशल रेटेड इनकम है। स्पेशल रेटेड इनकम मतलब लॉटरी है सर, और लॉटरी में से डिडक्शन नहीं मिलती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। तो हम चाहे तो भी ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन 1,35,000 प्लस 30,000, 1,65,000 की ही डिडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि लॉटरी की इनकम तो एलिजिबल ही नहीं होती है डिडक्शन के लिए। तो 1,65,000 की डिडक्शन ही मिलेगी, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0,00,021। 1,20,000 रुपए की इनकम हमारी आ जाएगी टोटल, ओके। 1.5 लाख रुपए एलिजिबल है 80C में, 30,000 एलिजिबल है 80TTB में। बट क्योंकि हमारे पास इनकम ही नहीं है, हमारी इनकम में स्पेशल रेटेड इनकम है जिसमें से तो डिडक्शन मिलती नहीं है। उसके अलावा 1,65,000 की इनकम ऐसी है जिसमें से डिडक्शन मिल सकती है,
तो हमने वो दे दी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ठीक है, कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 4-5 क्लासें भेजी थी आपको, आई होप आपने ले ली होगी। ठीक है, मैंने आपको बोला था कुछ चैप्टर सेल्फ करने छोटे छोटे आपको, आई होप आपने कर लिए होंगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे। कल क्या है? कल से थर्सडे, कोई बात, फ्राइडे है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे असेसमेंट्स। कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे? असेसमेंट्स स्टार्ट करेंगे। एडवांस टैक्स तो मैंने आपको ऑलरेडी भेज ही दिया है। टीडीएस अभी नहीं करेंगे, टीडीएस बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि टीडीएस का असेसमेंट में कोई फिलहाल रोल नहीं है। हाँ, टीडीएस का एक चार्ट जरूर मैं आपको आज भेज दूंगा जिसमें सारी रेट लिखी हुई रहेगी। ठीक है, टीडीएस का चार्ट मैं आपको आज भेज दूंगा, एक नया चार्ट, अमेंडेड चार्ट भेज दूंगा, जिससे आपको टीडीएस रेट सारी पता चल जाएगी। ओके, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे असेसमेंट्स। ठीक है, और अब अपना ये फाइनल का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल भी पढ़ा देंगे आपको, फिर कंपनी फॉर्म सब पढ़ा देंगे लाइन से। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।